हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, उसमें मोड किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये तो समझ लिया है कि हम इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से मोड किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। आई होप वो लेक्चर्स आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह देखा और समझ लिया होगा। आज हमें ये देखना है कि ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से मोड किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको ये बता दिया था कि इंस्पेक्शन मेथड तो तीनों ही सीरीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रुपिंग मेथड जो है वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए नहीं होता, उसको हम अप्लाई करते हैं सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा ये समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि इसको अप्लाई कब किया जाएगा। तो ग्रुपिंग मेथड को हम कब यूज़ करेंगे ये समझते हैं, ठीक है ना। तो ये बताया गया कि अगर आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो रिपीट हो रही हो, तब आपको मोड नहीं मिल सकता इंस्पेक्शन मेथड से। इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको ग्रुपिंग मेथड का यूज करना होगा। तो एक बात तो ये हो गई कि अगर हमारी मैक्सिमम वैल्यू रिपीट हो रही है तो हमें ग्रुपिंग मेथड को यूज करना है। और हमें ये बताया गया कि अगर मैक्सिमम वैल्यू के आसपास कोई एक उससे जस्ट छोटी वैल्यू भी अवेलेबल है आपके पास अगर है, तब भी आपको ग्रुपिंग मेथड ही यूज करना होगा। अब आप कैसे पहचानेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, चलिए पहले बात समझिए। भाई कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन दे रखा है एक्स और एफ की फॉर्म में, यहाँ पर आपके पास वैल्यूज हैं 1 2 3 4 और 5। तो ये क्या है आपके लिए एक्स। फ्रीक्वेंसीज इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी को तो देखना है आपको, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तो मोड आता है। तो ये कुछ इस तरह गिवन है भाई 3 4 8 6 और 8। अब आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो रिपीट हो रही है मोर देन वंस। भाई अगर आप इंस्पेक्शन मेथड यहां पर यूज करेंगे तो आप कहेंगे भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है तो ये मोड हो गया, लेकिन ये भी तो मैक्सिमम है, दोनों ही वैल्यू सेम है, तो फिर दो मोड नहीं हो जाएंगे यहां पर, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक बात तो ये है कि अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही हो। दूसरी बात यहां पर क्या आती है कि अगर जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट छोटी कोई फ्रीक्वेंसी मौजूद अगर है, तब भी कह रहे हैं कि आपको ग्रुपिंग मेथड ही यूज करना है, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि आप क्वेश्चन में किस तरह पहचानेंगे कि आपको कब ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना है। तो हम तो आपसे ये कह रहे हैं, जो बहुत आसान बात है, आप ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गए कि भाई मैक्सिमम वैल्यू अगर रिपीट हो रही हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर रिपीट हो रही हो तो आपको ग्रुपिंग मेथड लगाना है, या फिर मैक्सिमम वैल्यू के आसपास की कोई नंबर अगर आपके पास है तब भी आपको क्या करना है, ग्रुपिंग मेथड लगाना है। लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन जो है वो एक या दो नंबर का है, क्वेश्चन जो है वो एक या दो नंबर का है, तब आप इंस्पेक्शन मेथड को ही यूज करेंगे। यानी कि इस केस में आपका आंसर क्या रहेगा, मोड इक्वल्स टू 3, फिर आप इसको भूल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन जो है वो आपका मोर वेटेज वाला है, भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तब टीचर ये चाहेगा कि आपको 4 और 6 नंबर देने के लिए थोड़ी मेहनत भी आपसे करवाए। तो मेहनत किस फॉर्म में करेंगे आप, इन द फॉर्म ऑफ यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। समझ रहे हैं ना। तो आप ये देख लीजिएगा, मोड का क्वेश्चन है, इस टाइप से डेटा गिवन है, तो छोटा क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर, बड़ा क्वेश्चन है तो ग्रुपिंग मेथड। अब भाई ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई किस तरह करना है ये समझना होगा। तो इसका एप्लीकेशन जो है वो हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझाते हैं। तो इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और हम ये भी देख लेंगे कि ग्रुपिंग मेथड को किस तरह अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड। तो चलिए समझते हैं। भाई ये है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर हमें गिवन है एक्स और एफ, ठीक है ना। अब आप ये कहेंगे कि हम इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग मेथड क्यों यूज कर रहे हैं। तो दो बात तो हम आपको बता चुके कि या तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही हो, या जो बड़ी वैल्यूज हैं वो आसपास आ रही हो, या ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ हो कि भाई इसको मोड फाइंड कीजिए बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, ठीक है ना। अच्छा यहां पर देख लेते हैं कौन सा केस अप्लाई हो पा रहा है। तो आप जरा फ्रीक्वेंसीज को देखेंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहां पर 33, ठीक है ना, लेकिन उससे जस्ट छोटी एक फ्रीक्वेंसी यहां पर मौजूद है जो कि क्या है 32, ठीक है ना। तो एक कंडीशन वो सेटिस्फाई हो गई है।
तो इसलिए हम यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। या ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, ठीक है ना। तो समझना ये है कि ग्रुपिंग मेथड को किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। चलिए समझिए। तो आपको दो काम करने हैं भाई, एक तो बनेगी ग्रुपिंग टेबल ये वाली, ठीक है ना, एक होगी एनालिटिकल टेबल, इसका काम बाद में आएगा। भाई इसको किस तरह बनाना है, तो आप देखेंगे दो चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है भाई, एक्स और एफ यानी कि एक डेटा और फ्रीक्वेंसीज, ये आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में। तो उसके बाद आपको 5 कॉलम और बनाने हैं, ठीक है ना। 5 कॉलम कुछ इस तरह रहेंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन जो इन पे नंबरिंग हो रही है वो आप देखेंगे तो 6 तक है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कॉलम नंबर 1 रहेगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, कॉलम नंबर 1, और फिर 2 3 4 5 6। तो अगर इन टोटल बात करी जाए तो टोटल 7 कॉलम है, जिसमें पहले वाले में एक्स की वैल्यूज़ हैं, दूसरे में फ्रीक्वेंसी है, और ये जो बचे 5 कॉलम इनमें हमें कुछ करना है, जो अभी समझाया जाएगा कैसे होगा। भाई एनालिटिकल टेबल कैसे बनेगी, तो आप यहाँ पर देखिए कि जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको आपने यहाँ पर लिखा है, यानी कि जो वर्टिकल वैल्यूज़ थी उनको हमने हॉरिजॉन्टली लिखा है, और जो ये कॉलम नंबर्स थे ना, या फिर जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ थी, अब आपने उनको वर्टिकली यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। इसका काम आएगा बाद में। समझिए करना क्या है भाई, ये जो कॉलम नंबर 2 है ना, यहाँ पर हमें पेयर बनाने हैं। पेयर किस तरह बनेंगे कि आपको 2 2 का पेयर बनाना है, 2 का पेयर, फिर इसी तरह से इन 2 का पेयर, इन 2 का पेयर, 2 का पेयर, और यहाँ पर भी आपका 2 का पेयर। तो एक पेयर हमारा ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा, इस तरह से आपको पेयरिंग करनी है, ठीक है ना। बात समझिएगा। अभी जब हम बात कर रहे हैं कॉलम नंबर 3 की, तो यहाँ पर एक छोड़कर, ऊपर वाले को छोड़कर फिर 2 2 का पेयर बनाना है। तो यहाँ पर क्या करा आपने, 4 को छोड़ दीजिए, 11 से लगाना है, तो ये पूरा एक पेयर हो गया। फिर 25 और 32 दूसरा पेयर हो गया, 31 और 13 ये एक पेयर हो गया, 11 और 33 ये एक पेयर हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 जो है वो अकेला बच गया, इसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो अकेला छूट गया उसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, हम आए 4th कॉलम पर। तो 4th कॉलम में हमसे कहा गया कि भाई 3 3 का पेयर बनाओ। तो 4 11 और 27 ये 3 का पेयर हुआ। इसी तरह से 25 32 और 31 ये 3 का पेयर हुआ। फिर आपने देखा 13 11 और 33 ये 3 का पेयर हुआ। 13 बेचारा इस बार भी बच गया, छोड़ दीजिए बचिया। तो 4th कॉलम में क्या करा है, 3 3 का पेयर बनाया है। 5th में आप आइए तो कहा गया भाई एक छोड़ के 3 का पेयर बनाओ, तो ऊपर वाला छोड़ दीजिए, तो 11 से बनाया आपने, 11 27 और 25 एक छोड़ के 3 का पेयर। फिर क्या करना है, 32 31 13 32 31 और 13, ठीक है ना। फिर क्या करना है भाई, 11 33 13, तो 11 33 और 13 ये आपका पेयर कंप्लीट हो गया। आगे चले, 6 कॉलम में कह रहा है 2 छोड़ के 3 का पेयर बनाओ, तो ऊपर के 2 छोड़ दीजिए, यानी कि 27 से आपको पेयरिंग करनी है। तो 27 25 32 27 25 और 32 ये हो गया एक पेयर। फिर आपसे कहा गया 31 13 और 11, तो 31 13 और 11 ये आपने पेयरिंग कर ली। अब आपने कहा 33 और 13 2 बच गए, तो क्योंकि 2 बच गए, पेयर तो बनाना है 3 3 का, तो अब आप इनको छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि पेयरिंग किस तरह से हो रही है, फिर इसमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान अब काम रह गया। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। कॉलम नंबर 1 जो है उसका कोई काम नहीं है, उसमें फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ठीक है। कॉलम नंबर 2 जो है उसमें 2 का पेयर बना है,
कॉलम नंबर 2 में 2 का पेयर, तो 2p लिख देते हैं, याद रहेगा। कॉलम नंबर 3 में जो है 1 छोड़ के 2 का पेयर, 1 छोड़कर 2 का पेयर। फोर्थ वाले में कहा गया कि भाई 3 का पेयर बनाओ, 3 का पेयर बना लेंगे। फिर कहा गया था 1 छोड़ के 3 का पेयर बनाइए, तो 1 छोड़ के हमने 3 का पेयर बनाया था ना, यहाँ पर एक था उसको हमने नहीं लिया था। और 6 वाले में कहा गया था कि आपके 2 छोड़कर 3 का पेयर बनाइए, तो हमने ऊपर के 2 जो थे वो छोड़ दिए थे और 3 का पेयर बना लिया था। ठीक है ना, अब बात समझते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमने पेयरिंग की है इनका करना क्या है। तो पहले तो जो नंबर्स हैं ना इनका सम करके लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सम कर दिखाता हूँ और उसी तरह से जितनी भी टेबल है वो हम मिलके कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई पहले आप देखेंगे 4 और 11, ये हो गया 15। देखिए जो आपने मार्क लगाया था ना इसके बीच में लिखिएगा, तो आपको पता रहेगा कि ये नंबर इन दोनों से मिलकर बना है, वरना जब पूरी टेबल भर जाएगी फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कौन सा नंबर कहाँ से आया था। ठीक है ना। इसी तरह से देखिए 27 + 25, ये हो जाता है आपका 27 + 25 विच इज़ इक्वल टू 52। तो यहाँ पर आ गया 52। यहाँ पर देखिए 32 और 31, 63, 13 और 11, 24 और ये हो गया आपका 46। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर आप सम कर सकते हैं 11 + 27 यानी कि 38, 25 + 32 विच इज़ इक्वल टू 57। तो 25, 32 यहाँ पर लिखा हमने 57। फिर आप देखेंगे भाई ये जो पेयर है 31 और 13 का है तो 44 हो गया। फिर आप देखिए 11 और 33 है, ये भी कितना हो गया 44। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर कहा गया था भाई 3 का पेयर बनाओ, तो 3 का पेयर कैसे बनेगा 4 + 11 + 27, तो ये हो गया 42। आप देख रहे हैं मैं इस ब्रैकेट के बिल्कुल बीच में लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये काम करना। ठीक है ना। फिर आप देखिए नेक्स्ट पेयर जो आ रहा है 25, 32, 31, 25, 32, 31, ये हो गया 88। 25, 32, 31, 88, ये आपने लिखा। फिर आप देखेंगे भाई 31 तक तो हो गया। अब आपसे कह रहे हैं 13, 11, 33, तो 13, 11, 33, ये हो जाता है 57। ठीक है। इसी तरह से जब आप 5th कॉलम पर आएंगे तो 5th कॉलम आपसे कह रहा है 1 छोड़ के 3 का पेयर, तो 4 छोड़ दीजिए, तो 11, 27, 25, 11, 27, 25 विच इज़ इक्वल टू 63, ये हो गया 63। फिर आप समझिए भाई 25 तक हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा 32, 31, 13, तो 32, 31 और 13, ये हो गया 76। ठीक है ना। लास्ट क्या बचा 11, 33, 13, तो 11, 33 और 13, इसका टोटल हो जाता है 57। ये आपने लिख लिया। अब हमारे 6th कॉलम पर यहां पर कहा गया भाई 2 छोड़ के 3 का पेयर बनाओ, तो 2 छोड़ दीजिए यानी कि 4 और 11 का अब काम नहीं है, काम आएगा 27, 25 और 32 का। तो 27, 25 और 32, ये हो जाते हैं 84। ठीक। और अब आपको क्या चाहिए भाई 3 हो गए ना, तो 31, 13 और 11, तो 31, 13, 11, ये हो जाते हैं 55। ये आपने बना ली है ग्रुपिंग टेबल। अगर ग्रुपिंग टेबल आपको बनानी समझ आ गई तो फिर बहुत ही इजी वाला काम बचेगा जो कि हमारी एनालिटिकल टेबल है। बहुत आसान काम है ये। तो ये बताइए आप मुझे, अगर ग्रुपिंग टेबल समझ में आ गई हो तो हम यहां पर चलें। एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या किया। भाई हमने 7 कॉलम बनाए थे। 7 कॉलम में पहला कॉलम तो एक्स ने ले लिया, दूसरा कॉलम जो है फ्रीक्वेंसी ने ले लिया, कॉलम नंबर 1 है लेकिन ये। फिर कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 5 बचे। फर्स्ट वाले कॉलम में हमने कुछ नहीं किया। सेकंड वाले में 2 का पेयर बनाया था, फिर 1 छोड़ के 2 का, फिर 3 का पेयर है, 1 छोड़ के 3 का और 2 छोड़ के 3 का। जो नंबर अगर रह जाता था बिना पेयर के तो हम उसको छोड़ देते थे। फिर हमें क्या करना है समझिए ज़रा।
हर कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू है ज़रा उसको सर्किल कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो हाईएस्ट वैल्यू है 33, एक चीज़ मिली। फिर हम चल रहे हैं, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 63, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 57। फिर आगे चलते हैं भाई, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 88, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 76 और इसमें है 84। बहुत आसान काम है भाई, जो बड़ा बड़ा नंबर आपको दिखा उन सबको सर्किल कर लीजिए। अब क्या करना है, अब चल रहे हैं एनालिटिकल टेबल की तरफ और इसको अब हम बनाएंगे। कैसे बनाई जाएगी भाई, देखिए हमने कहा था ये जो x है या जो वर्टिकल वाली वैल्यूज़ हैं वो आपको हॉरिजॉन्टली लिखनी है और जो आपकी हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ हैं या फिर कॉलम नंबर हैं उनको अब आप रोज बना देंगे। ठीक है, करना क्या है समझिए। आप देखिए कॉलम नंबर 1 में, ये कॉलम नंबर 1, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो ये है 33। 33 कहाँ पर आया 40 के सामने। तो आप आइए कॉलम नंबर 1 में 40 के सामने एक टिक लगा दीजिए। समझ रहे हैं, कॉलम नंबर 1 हाईएस्ट वैल्यू इसके सामने क्या है तो उसके हिसाब से आपने टिक लगा दिया। अब इसी तरह से कॉलम नंबर 2 के लिए करेंगे। तो कॉलम नंबर 2 हाईएस्ट वैल्यू 63। 63 कहाँ से आया था, इन दो नंबर से, और ये दो नंबर मतलब 36 और 37 के सामने एक एक टिक। अब 2 बार लगाना है क्योंकि 2 का पेयर था ना। तो कॉलम नंबर 2 36 और 37, यानी कि एक टिक यहाँ पर 36 पर और एक 37 पर। ठीक है ना। देखिए आप जो है प्रॉपरली बड़ी टेबल बनाइएगा, यहाँ पर जगह कम है तो मैंने छोटी बनाई है, और प्रॉपरली पूरी लाइन वगैरह बनाकर ताकि एक भी टिक आपका इधर उधर मिक्स ना हो जाए। ठीक है ना, वरना सब गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, कॉलम नंबर 3 57 हाईएस्ट वैल्यू है। कहाँ से आई है ये, 25 से और 32 से, इनके सामने आ जाइए, यानी कि 35 और 36। तो कॉलम नंबर 3 जो है यहाँ पर भी 2 2 का पेयर है। तो आपको क्या करना है कि भाई 35 और 36 के सामने एक एक टिक लगा लीजिए। तो एक टिक 35 का और एक टिक 36 का। ठीक है ना। आगे आप चले, आपने कहा कॉलम नंबर 4 हाईएस्ट वैल्यू 88, और 88 कहाँ से आया, 88 आया है 3 वैल्यूज से। वो 3 वैल्यू कौन सी हैं, सामने आ जाते हैं अगर आप, तो 3 वैल्यू आपको मिलेंगी, दिस एंड दिस। अच्छा, कभी अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि किस तरह इनको देखें तो आप ये कर लीजिएगा कि भाई ये 3 का पेयर था ना, तो यहाँ पर आइए 1 2 3, इनको छोड़ दीजिए, 1 2 3 ये वाली वैल्यूज़ हैं क्योंकि दूसरा वाला पेयर है ना ये। तो 1 2 3 इनके सामने क्या है 35 36 37। तो कॉलम नंबर 4 35 36 और 37 ये आपने लगा ली टिक्स। वापस आ जाते हैं भाई, हाईएस्ट वैल्यू 76, सामने देखते हैं। फिर हम 1% को समझ रहे हैं कि सब हम समझ में नहीं आया कि कहाँ पर जाएं। तो हमें ये तो पता है कि एक छोड़ के 3 3 का पेयर है। तो एक छोड़ के 3 का मतलब हो गया कि 4 नंबर हटा लीजिए ऊपर से, यही तो हुआ। तो ऊपर से 4 नंबर हटाइए, 1 2 3 4, तो ये बचे 1 2 3, यानी कि 36 37 38। तो ये हो गया 36 37 और 38। ठीक है, लास्ट और फाइनल काम करना है, फिर आंसर आ जाएगा। लास्ट काम क्या है भाई कि 84 कहाँ से आया, तो 84 है 2 छोड़ के 3 का पेयर था ना ये। तो 2 छोड़े जब आपने तो कौन कौन से छोड़े थे, ये 2 नंबर, और उसके बाद आपने ये पेयर बनाया था। तो पेयर कहाँ से बना था, 27 25 और 32। फिर भी अगर आपको कोई शक हो तो एक बार दोबारा इनको प्लस करके देख लीजिएगा कि 84 बनाया नहीं बना, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये क्या होगा 34 35 36। कॉलम नंबर 6 34 35 36। इतनी बात समझ में आ रही होगी। क्या करा है, हाईएस्ट वैल्यू देखी हर कॉलम में, उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स वाली वैल्यूज हैं, एफ नहीं एक्स, उनको हमने यहां पर शो किया है। फिर हमें टोटल करना है। टोटल कैसे किया जाएगा समझिए भाई, आप इस तरह से देखेंगे तो देखो बच्चे 32 लिखा हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 0 है। क्या यहाँ पर 33 में कोई टिक है, यहाँ पर भी नहीं है। 34 में एक टिक आया, 35 में 3 टिक आए, 36 में 5 हैं, 37 में 3 हैं, 38 में 1 है,
39 में कुछ नहीं है, 40 में भी एक है और 41 जो है उसमें भी कुछ नहीं है। तो कुछ इस तरह से ये आपकी टेबल पूरी बनी। अब क्या करना है समझिए ज़रा। एनालिटिकल टेबल जो आपने बनाई उसका जो टोटल है उसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है? एनालिटिकल टेबल के टोटल में हाईएस्ट नंबर कौन सा है? हाईएस्ट नंबर है 5। तो 5 कहां से आया? 5 आया है 36 से। तो अब आप कह सकते हैं कि भाई मोड हमारा हो गया 36। मोड कितना हो गया? 36। तो इसीलिए देखिए हमने आपसे कहा था कि अगर क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा मार्क्स वाला है तब तो इतना काम करेंगे आप। अगर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बस फिर सामने देख के कह देते कि भाई ये 33, आंसर कितना हो गया 40, बात वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन अब हमने क्या करा है कि पूरी ग्रुपिंग टेबल बनाई है पहले, फिर एनालिटिकल टेबल बनाई है, फिर जो हाईएस्ट वैल्यू आई है इसके टोटल में उसके करस्पॉन्डिंग जो ये एक्स वाली वैल्यूज चल रही है ना आपकी, इसमें से आपने आंसर बता दिया। तो कितना हो गया आंसर? 36। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, इसकी बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। कई बार आपको कुछ क्वेश्चंस को करके देखना होगा और ये टेबल बनाना बस सारा काम है। अगर टेबल आपको समझ में आ गई कि किस तरह बनेगी और इससे फिर ये एनालिटिकल कैसे आपको बनानी है, फिर कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो चलिए प्रैक्टिस करिए इसकी, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।